Namaste everyone. Today we are going to discuss each and every questions of TAE, that is trademark as an examination paper 2 2024. सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. इंस्ट्रक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. सो लेट्स सी. इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं. आप भी पॉज करके पढ़ सकते हैं ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन हियर. तो पहला बात ये है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. you are not going to get any options. No clarifications will be provided during the course of examination. जितने भी एक्ट और रूल्स के बारे में अगर लिखा गया है, इसका मतलब है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड द ट्रेडमार्क रूल्स 2017. रेलिवेंट सेक्शंस एंड रूल्स, फीस एंड फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चंस में आपको ट्राई करना पड़ेगा कि ये सब आप लिख पाए. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. विद इन थ्री यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विच आर कंपलसरी. सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे जो कि कंपलसरी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1. सिंस ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इज जुरिस्डिक्शनल, वन ऑफ योर क्लाइंट वांट टू सीक ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया के बाहर उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए. काइंडली एक्सप्लेन द ऑप्शंस that are available for your client to expand his trademark protection in other countries. Explain the advantages and disadvantages of Madrid filing system. तो पहले तो क्या ऑप्शंस है अगर कोई क्लाइंट इंडिया के बाहर प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने ट्रेडमार्क में. तो सो द ऑप्शंस इज थ्रू Madrid system first, and the second is through Paris Convention. In Paris Convention you can directly contact the attorney or agent out there and make your applications. तो ये एक दूसरी कंट्री के थ्रू लॉयर और थ्रू ट्रेडमार्क एजेंट आप कांटेक्ट करके वहाँ पे फाइलिंग कर सकते हैं. और एक है मैड्रिड सिस्टम. तो आपको जो रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 36 A to G है, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अंडर मैड्रिड प्रोटोकॉल. तो आपको जितने भी याद होगा, वट एवर यू रिमेंबर अबाउट सेक्शन 36 A to G, just go on writing the headline, because this question is for 5 mark. Within 5 mark, how long you are going to write. So that is very important, and rule is also important from 62 to 73. So two options are available with us. One is Madrid system and another is Paris Convention. And second part of the question is that the advantages of Madrid system. तो आप लोग गूगल पे भी कर सकते हैं. वाइपो क्योंकि रेगुलेट करती है ये सारी चीज़ें मैड्रिड, तो वाइपो के वेबसाइट या वाइपो के वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो लिखने से ज़्यादा सही होता है. So here is the answer. Is one-stop solution for you as a national or regional trademark holder to obtain and maintain protection of your brands overseas in multiple markets simultaneously. Whether you are a small startup or a large multinational exporter, Madrid system will definitely going to help you. So what are the benefit? First is convenient. फाइल ए सिंगल इंटरनेशनल एप्लीकेशन. मतलब एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन आप यहाँ इंडिया में फाइल कीजिए. आप सिलेक्ट कीजिए कौन कौन से कंट्री में आपको चाहिए, मल्टीपल कंट्रीज जो कि मैड्रिड सिस्टम के पार्ट है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, और डिजिटली आप अपडेट भी देख सकते हैं. ये है पहला बेनिफिट. सेकेंड इज ग्लोबल. रजिस्टर एंड मैनेज योर ट्रेडमार्क इन ऑल और एनी ऑफ द टेरिटरीज कवर्ड बाय द मैड्रिड सिस्टम रिप्रेजेंटिंग ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. तो ये है. एंड थर्ड इज़ कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? अगर मल्टीपल कंट्रीज़ है तो एक ही कंट्री में आपको देना पड़ेगा. इन वन लैंग्वेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आप फाइल कर सकते हैं. और उसके बाद इससे क्या होगा कि आपका टाइम, यू कैन सेव योर टाइम एंड मनी बाय फाइलिंग वन एप्लीकेशन रादर देन बंडल ऑफ नेशनल और रीजनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन. नो नीड टू पे फॉर ट्रांसलेशन और हायर ए रिप्रेजेंटेटिव इन ईच कंट्री. तो ये बेनिफिट है कुछ. तो जैसे बेनिफिट है उसके ड्रॉबैक्स भी है, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी आपको लिखना पड़ेगा. तो पहला जो ड्रॉबैक्स है वो हम देखते हैं कि क्या है. ये है सेंट्रल अटैक. ए थर्ड पार्टी कैन इनवैलिडेट ए ट्रेडमार्क इन ऑल डेजिग्नेटेड कंट्रीज बाय फाइलिंग ए सिंगल अपोजिशन और कैंसिलेशन एक्शन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन. अगर यहाँ पे आपने फाइल किया और यहाँ पे किसी ने आपको अपोज किया आपका एप्लीकेशन, तो सारे अपोज हो जाएंगे. ये एक है. सेकेंड यू सी, सेकेंड में जो है वो डिपेंडेंसी ऑन द बेस एप्लीकेशन. क्योंकि प्रोटेक्शन कब मिलेगा? इंडिया में कोई एक रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 5 years हो जाना चाहिए. क्योंकि ये बेस एप्लीकेशन, इंडिया का जो एप्लीकेशन है उसी के बेसिस पे होता है बाहर. सो द बेस एप्लीकेशन
The protection of an international registration is dependent on the basic application. Basic application means application in India for 5 years after filing. If it get rejected, then in other countries it will going to create problem. Examination objection, there is a higher risk of receiving examination objection than with direct filing. तो ये भी एक पॉइंट है. Lack of registration certificate, do not issue formal registration certificate नहीं मिलता है यहाँ पे. Lack of direct control, the use of local trademark agents in each designated country will lead to a lack of direct control over the registration process. तो ये एक है. नेशनल रिक्वायरमेंट, सम कंट्री रिक्वायर नेशनल फाइलिंग और अदर फॉर्मेलिटीज़ भी होता है. बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें और एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है, तो वो भी देना पड़ेगा आपको. सो दीज आर द सम ड्रॉबैक्स ऑफ मैड्रिड सिस्टम. सो इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट आपको मिला तो, और रेलेवेंट जो सेक्शंस है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, तभी आपको जाके फुल मार्क्स मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, एक एनजीओ है, ठीक है, वो तिरंगा यूज़ कर रही है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क, और वो यूज़ करते 2005 से फॉर क्लास 45 सोशल सर्विस. व्हाट विल यू एडवाइस योर क्लाइंट अबाउट इट रजिस्टेबिलिटी बीइंग हिज ट्रेडमार्क एजेंट. तो आप क्या बताओगे. तो कुछ पॉइंट्स है जो कि हर एक ट्रेडमार्क में इंपॉर्टेंट है, तो वो पॉइंट के ऊपर ही आपको लिखना पड़ेगा. तो इसमें हम क्या लिखेंगे. पहला तो हो गया कि डिस्टिंक्टिव होना चाहिए. डिस्टिंक्टिव मतलब केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ फ्रॉम अदर पर्सन, गुड्स और सर्विस. यहाँ पे सर्विस है तो सर्विस अलग होना चाहिए. एंड नॉट डिस्क्रिप्टिव इन रेस्पेक्ट ऑफ इट्स गुड, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए. सेकेंड है, इट मस्ट नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल और सिमिलर टू ए मार्क प्रीवियसली रजिस्टर्ड. ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तब तो होगा ही नहीं. और एनी पेंडिंग प्रायर एप्लीकेशन, प्रायर एप्लीकेशन है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ है पर पब्लिकेशन हो चुका है, तो वैसे भी मार्क अगर है किसी ने ऑलरेडी किया है तो नहीं होगा. इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द ट्रेडमार्क एक्ट सेक्शन 13 प्रोहिबिशन. लिस्ट ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क भी आपको देखना पड़ेगा कि ये वेल नोन ट्रेडमार्क तो नहीं है. यहाँ तिरंगा है तो अलग चीज़ है, पर लिस्ट ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क भी चेक करना होता है. सर्च रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस के आ जाएंगे. तो आप क्या सजेस्ट करोगे, उनको वर्ड मार्क के लिए जाने बोलोगे, या आप बोलोगे कि नहीं आप डिवाइस मार्क यूज़ कीजिए, क्योंकि वर्ड मार्क मिलना मुश्किल है. तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं. सेक्शन 9 और सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल सेक्शन 9 और रिलेटिव ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल, तो ये चांसेस ज़्यादा है कि आप अप्लाई करेंगे फिर रिफ्यूज़ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता. तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा इसमें. सो हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द व्हाट तिरंगा इज़ रजिस्टेबल और नॉट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का मीनिंग ही वही है कि आप ये सब चीज़ें जानते हैं कि नहीं. आप यहाँ पे सेक्शन 13 के बारे में प्रोहिबिशंस है बहुत सारे चीज़ों में. सेक्शन 13 देखिए, सेक्शन 13 के ऊपर थोड़ा सा लिख दीजिए, देन यू विल गोइंग टू गेट फुल मार्क. LIC कंपनी ने अपने स्लोगन के लिए अप्लाई किया ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इन क्लास 36. ओके. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टेज सेम इज ऑब्जेक्टेड बाय द एग्जामिनर अंडर सेक्शन 91A और 91B ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999. तो आपको क्या बोल रहे हैं ये लोग. ड्राफ्ट ए रिप्लाई अगेंस्ट द एग्जामिनेशन रिपोर्ट साइटिंग रेलिवेंट प्रोविजंस एंड केस लॉस इफ एनी. तो ये इम्पॉर्टेंट है. 91A एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल में आता है. तो इसमें आप कैसे लिखोगे. तो मैं डायरेक्ट फॉर्मेट पे आता हूँ. आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में लिखना पड़ेगा हमें. एग्जामिनेशन रिप्लाई करेंगे हम एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बारे में उसको. तो पहले तो कुछ चीज़ें होते हैं जो बिफोर दी रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क. आप अगर चेन्नई से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नीचे चेन्नई लिखेंगे. दिल्ली जुरिस्डिक्शन से दे रहे हैं तो दिल्ली लिखेंगे. कलकत्ता का जुरिस्डिक्शन से दे रहे हैं तो कलकत्ता लिखेंगे. तो इसीलिए ये डॉट डॉट है बिफोर द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क. ये फॉर्मेट हल्का सा अलग भी हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये चीज़ गलत है, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव द प्रॉपर डिटेल्स ऑफ द थिंग्स. द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर क्या है, फॉर द मार्क कौन सा मार्क में, मार्क पब्लिक का स्लोगन ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, क्लास कितना है, इन क्लास 36 इन द नेम ऑफ LIC कंपनी. ठीक है. तो आप क्या लिखेंगे, डियर सर. उसके बाद से शुरू करेंगे इसको, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने में. तो यहाँ पे आप देखिए ये एक सिंपल फॉर्मेट है. ये फॉर्मेट अलग तरीके से भी लिख सकते हैं आप. जस्ट मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आपको हेल्प हो. आप अगर एक बार लिखते हैं तो इसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज भी होने से कोई बात नहीं. अब ऑब्जेक्शन है अंडर सेक्शन 9, तो इसको रिप्लाई में क्या लिखेंगे. तो इन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट द एग्जामिनर हैज़ रेज ऑब्जेक्शन अंडर एब्सोल्यूट ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल ऑफ क्लॉज A and B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999.
तो जनरली लीगल लैंग्वेज में ऐसे ही लिखते हैं, क्लॉज को आगे लिखेंगे, सबसेक्शन फिर सेक्शन। द एग्जामिनर ऑब्जेक्शन इज रेस्पेक्टफुली रजिस्टर्ड फॉर द अंडर मेंशन रीजन। तो हम बोल रहे हैं कि हम रजिस्ट करते हैं इस चीज़ों को क्योंकि कुछ रीजन्स हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है द मार्क्स ऑट टू बी रजिस्टर्ड इज अ स्लोगन विच हैज़ बीन इन लॉन्ग यूज़। बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है कितना से आप लिख सकते हैं वहाँ पे अगर डेट है तो। The applicant marks ought to be registered is quite distinctive and capable of distinguishing the services of the applicant from those of any person. तो ये distinctive है, हम बता रहे हैं। We also submit that the subject mark which covers services in class 36 does not allude to the character or quality of the goods services. It is incapable of conveying to the members of the trade in public that it is essentially used to designate the good service of interest. ये कोई भी डेजिग्नेट नहीं कर रहा है। द मार्क हैज़ बीन ऑनेस्टली एंड इंडिपेंडेंटली कंसीव्ड बाय द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन? LIC कंपनी, टू सेट अपार्ट देयर सर्विसेज फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। मोरओवर द सब्जेक्ट मार्क हैज़ नो कनेक्शन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज फॉर व्हिच द रजिस्ट्रेशन इज सॉट। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 9 के बारे में आपको 91A और 91B, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ए के बारे में, 91A 91B आपको जो भी अगर सेक्शन याद है इन सेक्शन, तो ये सेक्शन आप कोट कर दीजिए। यहाँ पे मैं फिर से नहीं बताऊँगा क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम। और यहाँ पे 91B लिखा हूँ, 91A और 91B दोनों का ऑब्जेक्शन है, दोनों के ऊपर लिखना पड़ेगा आपको। इनके सेक्शन 11 का आता है 1, 2, 3 कोई भी सेक्शन अगर कोट है तो वहाँ पे वो सेक्शन आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे टू मेक इट मोर रेलिवेंट। उसके बाद लिखेंगे सर्च मार्क therefore is sufficiently distinctive and imparts to it the best credential for registration. ठीक है, it possesses all the distinctiveness to be registered as a trademark. Hence, subclause A and B of section 91 cannot apply. तो हमारे केस में ये अप्लाई नहीं हो सकता है। Accordingly, the honorable registrar is requested to accept the mark. ये एक प्रेयर है ताकि आप हमारे इस कारण के वजह से आप हमारा मार्क को एक्सेप्ट कीजिए। योर्स फेथफुली, ठीक है, XYZ जो भी हो, ट्रेडमार्क एजेंट फॉर LIC कंपनी। तो ये एक मिनिमम चीज़ है जो यहाँ पे बताया गया है। अब सेक्शन 91A और 91B के ऊपर ऐसे तो केसेस बहुत हैं, पर यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी में एक केस बता देता हूँ। तो इसमें क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, मुनीर अहमद वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क। ये रिसेंट केस है 2023 का। तो इसमें सीनियर एग्जामिनर ने क्या रिजेक्ट किया था, एप्लीकेशन नंबर 1 डिवाइस मार्क इन क्लास 16 फॉर पेंटिंग ब्रशेस। ये पेंटिंग का ब्रश है, यहाँ पे देखिए इमेज देखिए आप, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है। तो भारत तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, पर इसमें है, इसको रिजेक्ट किया था बिकॉज ऑफ नॉट डिस्टिंक्टिवनेस। तो इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा उसी के ऊपर है। तो 91A जो है इज ऑब्जेक्शन 91A ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट as it is devoid of any distinctive character, that is to say not capable of distinguishing, devoid of, क्योंकि वो मार्क ऐसा है। तो इस रीजन के लिए इसको ऑब्जेक्ट किया था। 91B में दिया था कि ये डेजिग्नेट करता है काइंड क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रश का सिंबल है, तो इसीलिए शायद एग्जामिनर ने किया होगा कि ब्रश के सिंबल के कारण ये 91B भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या गया है, द मार्क ऑफ विच द एप्लीकेंट, ये यहाँ पे एपिलेंट होगा, जो एप्लीकेंट था उसने अपील किया है, इसीलिए एपिलेंट लिखा गया है। ये लीगल लैंग्वेज में ऐसे ही होता है, पहले जो मार्क ने अप्लाई किया था तब तो वो एप्लीकेंट रहेंगे, फिर अपील करेंगे तो एपिलेंट होंगे। शॉर्ट रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट अ वर्ड मार्क। पहली बात ये कि ये वर्ड मार्क नहीं है, ये एक डिवाइस मार्क है। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट वेदर कंसिडरिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ए मार्क फॉर रजिस्ट्रेशन डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ अनदर। सेकेंड में है 91A टू अप्लाई देयरफॉर would have had to hold that the device mark seen as a whole was lacking in distinctive character. बात क्या कहते हैं, और यहाँ पे पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया जाए, अगर 91A को अप्लाई करना है तो सीनियर एग्जामिनर वुड हैव हैड टू होल्ड दैट द डिवाइस मार्क सीन एज ए होल वाज लैकिंग इन डिस्टिंक्टिवनेस। कोई रेफरेंस नहीं है इन द इम्पाउंड ऑर्डर, जो भी ऑर्डर पास किए हैं कोई रेफरेंस नहीं है कि एनी अदर डिवाइस मार्क विच इज सिमिलर टू द डिवाइस मार्क ऑफ विच द एप्लीकेंट सॉट रजिस्ट्रेशन। तो सिमिलरिटी के ऊपर कोई भी यहाँ पे रेफरेंस नहीं है। इनकेपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स ऑफ सर्विस ऑफ द एप्लीकेंट विच सीक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द अदर्स। तो दूसरे के साथ यहाँ पे कंपेरिजन नहीं है, रेफरेंस नहीं है। कोर्ट ने ये कहा, इन माई ओपिनियन सच केसेस कैन फॉल इन 2 कैटेगरी, दे में
be marks which are inherently lacking in distinctiveness, as to ipso facto be incapable of being used to be distinguish the goods or service with respect to which they are used. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट ने कहा है. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मार्क विच आर लेकिंग इज डिस्टिंक्टिवनेस वुड बी दोज विच आर सो कॉमनली फाउंड और यूज्ड. ठीक है, तो यहाँ भी डिस्टिंग जो अगर कॉमन है बहुत सारा तभी डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है, ये चीज़ कहा इन कनेक्शन विद द गुड्स और सर्विसेज. फॉर दैट देयर मस्ट बी स्पेसिफिक रेफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर. तो वही बोल रहे हैं कि कोई रेफरेंस नहीं है इसको कि ये मार्क लेक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस है. Even otherwise, prima facie, the device mark of which the appellant sought registration seen as a whole is clearly distinctive. ये कोर्ट ने कहा है कि अगर पूरा देखते हैं तो ये क्या है कि डिस्टिंक्टिव है. उसके बाद रिटेन इन ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल. यहाँ पे क्या कहता है, जो भारत लिखा गया है ऐसा नहीं कि वर्ड मार्क है, उसको एक स्टाइल विथ अ जिग-जैग स्रिल ओवर द अपर लेफ्ट एज ऑफ द बी एंड द फिगर ऑफ ए स्लेंटेड पेन ब्रश. स्लेंटेड माने टेढ़ा करके. आप वो इमेज देखिए तब समझ में आए. तो ये हाईकोर्ट ने कहा है द मार्क कैन नॉट देयरफॉर बी सेड टू बी लेकिंग इन डिस्टिंक्टिवनेस. द इन्वोकेशन ऑफ सेक्शन एज a ground for rejecting the appellant application is therefore ex facie misconceived. ये कोर्ट ने कहा. एडवरिंग नाउ टू सेक्शन 91B. अब 91A का है कि ये डिस्टिंक्टिव नेम मार्क व्हेन सीन एज ए होल. ये कोर्ट ने कह दिया है. 91B में क्या कहता है कोर्ट, होल से द मार्क ऑफ हिज एविडेंस और रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. इसलिए तो 9B लगाया क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है. अब यहाँ पे कोर्ट क्या कहती है, अब ये देखो, यहाँ पे कोर्ट कहती है द सीनियर एग्जामिनर अपीयर्स टू हैव एग्जामिन्ड द मार्क्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू द पेंट ब्रश. ये खाली पेंट ब्रश देख के ही इन्होंने लगा दिया. ये बात कहते हैं विच इज़ ओनली पार्ट ऑफ द होल डिवाइस. पेंट ब्रश एक इमेज में एक पार्ट है, पेंट ब्रश ही नहीं है, वो एक पार्ट है ऑफ विच रजिस्ट्रेशन वाज सॉट. Such an approach would again be misguided, as it would amount to viewing the mark in part. The device mark of which the appellant sought registration seen as a whole cannot be said to be a descriptive in nature merely because a paintbrush happens to be a part of the mark. When the brush is seen in conjunction with the word Bharat written in a stylish, distinctive style and with zigzag swirl on the left upper edge of the mark cannot seen as a whole be said to be descriptive of the product in respect of which registration was sought. जब एज ए होल देखते हैं मार्क को तो मार्क बहुत ही अलग है. द वर्ड भारत मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मार्क एंड कैनॉट बी एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन बी रिगार्डेड एज descriptive of the goods in respect of which the mark is used. तो यहाँ कोर्ट का ये व्यू रहा है. तो in invoking each of the clause of section 991, therefore the senior examiner has erred in viewing merely individual parts of the mark, ignoring others. In examining the registrability of the mark, whether under section 9 or 11, the mark has to be viewed as a whole. तो ये बार बार बहुत सारे केसेस में कोर्ट का रूलिंग है अगर डिवाइस मार्क है तो द मार्क हैज़ टू बी व्यूड एज ए होल. पूरा देखना पड़ेगा आपको. आई एम ऑफ द ओपिनियन देयरफॉर दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिवाइस मार्क could not have been refused either under section 91A or 91B of the Trademark Act. After considering the said affidavit and other material on records, the registrar would proceed to issue the certificate of registration incorporating the date of user of the mark by the appellant within a period of 4 weeks from today. तो ये कोर्ट का ऑर्डर है. तो इसमें आपको जितना याद रहेगा उतना ही लिखिए. आप समझ तो गए होंगे, एक दो बार फिर से पढ़ लीजिए, आपके वर्ड में भी लिखने से भी होगा. तो कोर्ट का रूलिंग ज़रूरी है. और नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस भी दिल्ली हाई कोर्ट का है. ये भी रिसेंट केस है. नवेद खान वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स ऑफिस 13 मई 2023. तो इसमें ये है, मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन होगा इमेज नहीं होगा तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इमेज लगा दिया है. तो ये रहा इमेज इसका, कैसे क्रूज ऑयल लिखा गया है, लाइफलाइन फॉर इंजन. तो इसमें क्या था कि ऊपर वाला सेक्शन छोड़ सकते हैं कि कौन सा सेक्शन में इसको अपील किया गया था, उसके बारे में लिखा गया है. जो ट्रेडमार्क रजिस्टर है वो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया अंडर सेक्शन 91B. ठीक है. एज इट कंसिस्ट ऑफ विच may serve in trade to designate the kind, intended purpose of the goods or other characteristics of the goods, the applied mark is highly descriptive as it designates the kind and intended purpose of the goods applied for registration. ठीक है. क्रूज ऑयल लिखा गया है, लाइफलाइन फॉर इंजन, तो ये हाईली डिस्क्रिप्टिव है. इट इज़ अ नेम ऑफ द प्रोडक्ट
it is not coined or invented, it cannot be monopolized. तो इसमें देखिए द मार्क हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड डिवाइसेस हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज ए होल। इसमें फिर कोड कहता है कि अगर वर्ड्स भी है और डिवाइस है कुछ, तो आपको एक साथ ही देखना पड़ेगा सबको, ऐसा नहीं कि पार्ट पार्ट में आप देख रहे हैं। पॉज करके पढ़ सकते हैं आप लोग, थोड़ा लेंथी है पर आप इंटरनेट पे सर्च करके अगर कहीं और इजी लैंग्वेज में है तो देख सकते हैं, पर इतना जितना याद रहेगा आपको उतना लिखना है आपको। द मार्क हैविंग ए combination of words and device has to be considered as a whole for the purpose of the grant of registration। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको लिखना ही लिखना है इस केस में। द सब्जेक्ट मार्क इज ए डिवाइस मार्क विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस यूनिक एंड आर्बिट्ररी एलिमेंट सच एज ए टैगलाइन भी है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो आप टैगलाइन में क्या है, लाइफलाइन फॉर इंजिन्स वहाँ पे है, और येलो बैकग्राउंड है विथ 2 पर्पल रिंग्स है, यूनिक पैटर्न ऑफ सेमी सर्कल्स है विथ इमेजेस ऑफ 4 स्टार यहाँ पे दिया है ऑन अल्टरनेट साइड्स विथ ए पैटर्न ऑफ स्लेंटिंग पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो आप पैरेलल लाइंस भी कुछ देख सकते हैं बैकग्राउंड में है जैसे। तो इमेज को देखिए, उसके बाद फिर पढ़िएगा एकदम, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। करके पढ़ लीजिए। Only if the entire mark exclusively fall within one of the accepted category envisaged by section 91B that the registration of the mark cannot be treated as statutorily prohibited. Therefore, in my consideration view, the registered are in dissecting the subject mark into its individual parts while considering registration. तो इसमें कोर्ट का वही ओपिनियन है कि अलग अलग करके रजिस्टर ने देखा है इस मार्क को। It is relevant to note that there were other composite mark containing the word cruise that has been registered under class 04। तो इसमें पहले भी देखना पड़ेगा CRUZ क्रूज जो वर्ड है वो ऐसा वर्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे को मिला हुआ है, डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन एंड पैराग्राफ 15 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील, वो एक अलग एनेक्सचर है, वहाँ पे दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू नोट दैट द एप्लेंट हैज़ गिवन ए डिस्क्लेमर विद रिगार्ड्स टू द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द यूज द वर्ड ऑयल। डिस्क्लेमर पहले ही दिया है कि वो कोई किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं ऑन द वर्ड ऑयल के ऊपर। In view of the above need is not to fail to go into the other grounds raised by the plaintiff in the present appeal. Accordingly, the present appeal is allowed and the impugned order is set aside। तो इसमें भी क्या हुआ है कि जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया गया है और बोला गया है कि 91B इज़ नॉट एप्लीकेबल, और जो एप्लीकेशन है उसको फर्दर मूव किया जाए। तो ये था 2 क्वेश्चन, 2 केस लॉज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है ए ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ XYZ एंड कंपनी विच इज़ ए प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। एक फॉर्म है, ठीक है, इन द इंडिविजुअल नेम ए है, तो ए का डेथ हो गया, ही इज सर्वाइव बाय हिज वाइफ, सन एंड डॉटर। अब आपके पास आए हैं, वांट्स यू टू फाइल फॉर द चेंज ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ द ट्रेडमार्क इन हिज फेवर। Informs that his mother is a housewife and sister is a college-going girl, and both not keen to join the further business. Suppose you are to file a request before the trademark for change of proprietorship। यहाँ पे change of proprietorship होगा, ये तो आपको पता है, in favor of Mr. S, son के ऊपर। How do you advise him the requirements? Advise him in terms of the prescribed form, prescribed fee and supporting documents required, if any। इसमें क्या क्या लगेगा, जो रेलिवेंट सेक्शन है आपको लिखना पड़ेगा। सेक्शन 45 चेंज ऑफ प्रोप्राइटरशिप के ऊपर जो फॉर्म है वो लगेगा TMP, और जो फ़ी है वो 9000। फ़ी आपको पता होगा, शेड्यूल जो भी आपके पास बेयर एक्ट होंगे उसमें शेड्यूल होता है, तो फर्स्ट शेड्यूल में आपको फ़ीस मिल जाएंगे। तो TMP का फ़ी है 9000, ये आपको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ द केस, आपको केस लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फैक्ट क्या है। विदिन 3 मंथ्स डिस्पोज ऑफ होगा आपका एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड। अगर रजिस्ट्रार को लगा कि और भी प्रूफ चाहिए तो आपसे मांग सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब इसमें ए का डेथ हो गया है, तो जो भी उनके हैं, तो पहला तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। एनेक्सर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी पूछ रहे हैं ना, तो डेथ सर्टिफिकेट दैट द पर्सन इज डेड। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू कीन, हु आर द पर्सन सर्वाइव आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए। तो नेक्स्ट ऑफ कीन व लीगल हियर सर्टिफिकेट जो होता है वो भी चाहिए, तभी तो प्रूफ करोगे आप, मतलब बीवी है उनके और 2 या 3 बच्चे हैं। इस मैटर में, इस
फैक्ट में लिखा गया है कि तीन है तो कहीं 5 भी हो सकते हैं, तो आप कैसे प्रूव करोगे? उसके लिए डॉक्यूमेंट लिए, लीगल हेयर डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, सर्टिफिकेट चाहिए। और जो वाइफ है और जो डॉटर है वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसके लिए इनके सन के ऊपर अगर होगा तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन एफिडेविट देना पड़ेगा। तो जो रेलिवेंट फॉर्म है आपको पता चल गया, TMP और 9,000 रुपीज़ फ़ी है, और ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देना है अटैचमेंट में। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है, आप देख लीजिए। फॉर्म TMP देख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एप्लीकेशन फॉर पोस्ट रजिस्ट्रेशन चेंजेस इन द ट्रेडमार्क्स, चेंज ऑफ प्रोप्राइटरशिप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका नाम या तो यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू जो फॉर्म है, तो उसमें तो अलग अलग कॉलम अगर वैसे बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं फिर भी इसको सिंपल में लिख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट क्या है? फॉर सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटरशिप, तो सारा स्टेटमेंट ऑफ केस उसके बाद इसके नीचे आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ केस लिखना पड़ेगा आपको। रिक्वेस्ट फॉर सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर स्टेटमेंट ऑफ केस, इसमें लिख के आपको बताना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो जो भी एनेक्शन में आप देंगे उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट आप करेंगे कि चेंज ऑफ प्रोप्राइटरशिप की रिलेवेंट फ़ी देके। तो ये आपके हिसाब से बना लीजिए, बहुत बड़ा वो नहीं है, फॉर्मेट ऑलरेडी है बुक में पड़ा हुआ, वैसे देख के बना लीजिए। पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली 10 मार्क्स के लिए है। ब्रांड है स्वेट एजी करके, ठीक है, फुटवेयर अपैरल एंड फुटवेयर कॉर्पोरेशन, जर्मनी में largest sportswear manufacturer in Europe and has sales in many other countries. They widely advertise their mark and have huge sales for their product in different parts of the world. Their annual sales turnover is in billion. But they have their trademark SWAT registered in relevant class in European Union, EU का मतलब होता है, and 16 other countries, and also have pending application in several other countries. Although their product find presence in Indian market, the corporation has no trademark registered or pending application in India. उनका प्रोडक्ट बिक रहा है पर यहाँ पे कुछ है नहीं। द कॉर्पोरेशन अप्रोचेज यू टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ SWAT एज ए वेल नोन ट्रेडमार्क इन इंडिया। Under the circumstances, do you see the absence of a registered or pending trademark application with the registrar of the trademark in India will be a hurdle in filing an application before the registrar of the trademarks for determining SWAT as a well-known trademark? Explain in the light of the requirements as pre-relevant statutory provision under the Indian trademark law. तो आपको समझ में आ गया है कि स्वात नाम के एक है जर्मन स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड, और वो उनका रजिस्ट्रेशन है नहीं यहाँ पे, और वो चाहते हैं कि इसको वेल नोन ट्रेडमार्क का स्टेटस मिले। तो आप कैसे लिखोगे, कैसे अप्रोच करोगे, उसके बारे में है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं, जब पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन पेपर पे भी अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि वो सब चीज़ आगे लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन क्लॉज से निकाल के कि वेल नोन ट्रेडमार्क होता क्या है, ठीक है। In relation to any goods or services means a mark which has become so to the substantial segment of the public which uses that good, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में गुड्स यूज़ करते हैं। लाइकली टू बी इंडिकेशन, ए कनेक्शन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, और कनेक्शन एक बिल्डअप होता है बिटवीन दोज गुड्स और सर्विसेज एंड ए पर्सन यूजिंग द मार्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट मेंशन गुड्स और सर्विसेज। तो ये आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-1 ZG। उसके बाद लिखना पड़ेगा 11-6 में कि आइए आप 11-6 में 6-7। तो 11-6 में क्या है, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बाय इंस्ट्रक्शंस है, जैसे रजिस्टर क्या करेंगे उसके बारे में बताया गया है। डिटरमाइनिंग वेदर ए ट्रेडमार्क इज ए वेल नोन ट्रेडमार्क, टेक इन अकाउंट एनी फैक्ट विच ही कंसिडर रेलिवेंट फॉर डिटरमाइनिंग ए ट्रेडमार्क एज ए वेल नोन ट्रेडमार्क, इंक्लूडिंग द नॉलेज और रिकॉग्निशन ऑफ दैट ट्रेडमार्क in the relevant section of the public, including knowledge of the India obtained as a result of promotion, the duration, extent and geographical area of any use, ये भी एक point to be taken into consideration कि कितना दिन से कितना extent तक इसका कौन सा geographical area में यूज़ हो रहा है। of any promotion of the trademark, promotions भी include करता है, including advertisement and publicity and presentation at fairs or exhibitions में भी use हुआ है क्या इसका। 4 में आइए, the duration and geographical area of any registration of or any application for registration of that trademark under this act to the extent they reflect the use or recognition of the trademark। तो इसके बारे में भी लिखना है, the record of successful enforcement to which the trademark has been recognized as a well-known trademark by any court or register under that record। उसके बाद आइए 11-7 में, यहाँ पे सेक्शन 11 के 7 में, the register shall while determining as a whether a trademark is known or recognized in relevant
सेक्शन ऑफ द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 6 टेक इनटू अकाउंट। अब 6 के लिए भी इसका कुछ कंसिडरेशन करेंगे, जैसे द नंबर ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। द नंबर, कितने लोग हैं यहाँ पे, नंबर, द नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक चैनल से, जैसे बड़ा स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कंसिडर किया जाएगा। द बिजनेस सर्कल डीलिंग विद द गुड्स और द सर्विसेज टू विच द ट्रेडमार्क अप्लाइज, तो ये तीन चीज़ भी कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सेक्शन 11(8), इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। वेदर ए ट्रेडमार्क हैज़ been determined to be well known in at least one relevant section of the public in India by any court or registrar, the registrar shall consider the trademark as a well known trademark for the registration। अगर किसी कोर्ट ने, अगर सपोज कीजिए कि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है ये वेल नोन रजिस्टर्ड है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा एज ए वेल नोन रजिस्टर्ड। ये रेलिवेंट नहीं है इस क्वेश्चन से, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा इस सेक्शन 11(8) का, क्योंकि नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। 11(9) मतलब सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 11, इसमें है सेल नॉट रिक्वायर्ड एज ए कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ का, एज ए कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए ट्रेडमार्क इज ए वेल नोन ट्रेडमार्क एनी ऑफ द फॉलोइंग। एनी ऑफ द फॉलोइंग क्या चीज़ नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एज ए कंडीशन। क्या क्या, दैट द ट्रेडमार्क हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन इंडिया, यूज़ नहीं भी है तब भी। दैट द ट्रेडमार्क हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तब भी। दैट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क हैज़ बीन फाइल इन इंडिया, अभी फाइल हुआ है, उसको भी रेलिवेंस नहीं है। दैट द मार्क is well known in or has been registered in or in respect of his application for the registration has been filed in any jurisdiction other than India, ये भी important नहीं है। That the trademark is a well known to the public at large in India, ये 5 ये कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो रूल है 124, आपको जितना भी याद है उसमें थोड़ा बहुत लिख दीजिए। TMM लगेगा इसमें, और जो रेलिवेंट फॉर्म है क्या है, TMM। और फीस कितने हैं इसके, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ आपको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो रिक्वेस्ट में। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं इसके 11(9) के। इस क्वेश्चन का रेलिवेंट जो सेक्शन है सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर टाइम नहीं मिला आपको तो सेक्शन 2 लिख दीजिए, सेक्शन 11(9) लिख दीजिए, आपका सारा ही क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैंगो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डिवाइस मार्केट काम बनाया हुआ है फॉर मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, इन क्लास 09। ये इंपॉर्टेंट है आपको, तो ये अंडरलाइन करते जाइएगा क्योंकि यही सब लिखना होगा फिर। इन द एप्लीकेशन द कंपनी क्लेम टू बी अ यूज़र ऑफ द अप्लाइड ट्रेडमार्क सिंस 2022 से यूज़ कर रहे हैं ये, तो यूज़र एफिडेविट लगेगा इसके लिए। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टेज सेम इज ऑब्जेक्टेड बाय द अंडर सेक्शन 91A। अब 91A का ऑब्जेक्शन आया, ये एग्जामिन हुआ, 91A का ऑब्जेक्शन लगाया रजिस्ट्रार ने, एंड कॉल टू प्रूव द क्लेम ऑफ यूज़। क्लेम ऑफ यूज़ आप प्रूफ कीजिए, आप कर रहे हैं इसमें। तो रिप्लाई यहाँ पे एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई आपको देना है, तो आप कैसे देंगे, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट है, देखिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट क्यों छोड़ा हुआ है, तो पहले तो लिखना पड़ेगा आपको टू द रजिस्टर ऑफ द ट्रेडमार्क ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री बौद्धिक संपदा भवन डॉट 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 जो है, अगर आप दिल्ली जुरिस्डिक्शन में है तो दिल्ली लिखिए, अगर आपका जुरिस्डिक्शन चेन्नई है तो चेन्नई लिखिए, ठीक, अगर अहमदाबाद है तो अहमदाबाद लिखिए, कलकत्ता है तो कलकत्ता लिखिए, मुंबई है तो मुंबई लिखिए, तो इसलिए डॉट डॉट छोड़ दिया। अब जहाँ पे बैठोगे वहाँ पे वो जुरिस्डिक्शन लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, रिप्लाई टू द ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 91A ऑफ द एक्ट। कैसे लिखेंगे, डियर सर से एड्रेस करेंगे हम लोग, ऑब्लिक लगा के आप मैडम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, डियर सर ऑब्लिक मैडम। द अबव रेफरेंस्ड एप्लीकेशन हैज़ बीन एग्जामिन। तो पहली तो बात ये है कि एग्जामिन हुए, वी हैव बीन इश्यूड विथ एग्जामिनेशन रिपोर्ट। उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ऑब्जेक्शन है अंडर 91A ऑफ द एक्ट, proof to call the claim of use. The applicant marks ought to be registered is quite distinctive and capable of distinguishing the goods of the applicant from those of any other person. तो हम ये अपना सबमिशन दे रहे हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट मार्क विच कवर्स गुड्स इन क्लास 09 डज नॉट एल्यूड टू द कैरेक्टर और क्वालिटी। आम का वो सिंबल देखिए, आपको मोबाइल फ़ोन के साथ कोई रेफरेंस नहीं है, हम ये बोल रहे हैं मार्क इज केपेबल ऑफ कन्वेइंग टू द मेंबर ऑफ द ट्रेड एंड पब्लिक दैट इट इज एसेंशियली यूज्ड टू डिजिग्नेट द गुड ऑफ द इंटरेस्ट। सर्च मार्क देयरफॉर इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्टिव and imparts to the best credential for registration. Hence, 91A cannot be applicable in the present scenario. Moreover, the said mark is in use. हम लोग कब से यूज़ कर रहे हैं, 1/8/2022, wherein the mark has been published in various platform for promotional activity. तो by advertisement हम लोग यूज़ किए हैं इसको। नेक्स्ट, with respect to the requirement
raise a paragraph. We submit here with the applicant affidavit of use along with the copies of invoice, evidencing the sales of the product under the brand name Mango in respect of the mark. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि एफिडेविट बनाना पड़ेगा, वही इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से बनाइएगा। और यहाँ पे लास्ट में है प्रेयर, रिक्वेस्टेड टू विड्रॉ द ऑब्जेक्शन एंड प्रोसीड टू एक्सेप्ट द मार्क, हाउएवर शुड द रजिस्टर हैव एनी फर्दर रिक्वायरमेंट वी रिक्वेस्ट अस टू प्रोवाइड अस विथ एन अपॉर्चुनिटी। ये ऐसे ही लिखते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, पर लिख देने से क्या है कि अगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। उसके बाद योर फेथफुली XYZ एजेंट फॉर द एप्लीकेंट, मतलब मैंगो के लिए आप जो है उसके बारे में। तो आप देखिए एफिडेविट, ये सिंपल एफिडेविट है, तो आप बना सकते हैं इसको। एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ यूज़र डेट फॉर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, और इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है, बस दिखाने के लिए मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। वी मैंगो प्राइवेट लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैविंग आवर एड्रेस ... एट ... अब दिल्ली पकड़ लीजिए, यहाँ पे चेन्नई पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए, इंडिया, डू सोलेमली अफर्म एंड डिक्लेयर। हम लोग डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, नंबर 1 आई एम मिस्टर, अगर कंपनी है तो कोई एक डायरेक्टर होगा जो CEO होगा या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उनका नाम आएगा, ठीक है, एफिडेविट में, क्योंकि एफिडेविट कंपनी के नाम से नहीं हो सकती, लीगल एंटिटी है पर पर्सन के नाम पे ही जाएगा जो वहाँ पे है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी के नाम पे आता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उनका नाम ही आएगा, यहाँ पे कंपनी है तो द CEO बा डायरेक्टर जो भी है ऑफ द मैंगो प्राइवेट लिमिटेड इज़ द क्रिएटर ऑफ द, वो उनको बोलना पड़ेगा कि हम हैं क्रिएटर, दैट वी आर द क्रिएटर, दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ द मार्क ऑफ द डिवाइस मार्क इन क्लास 09। पहला। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द डिवाइस मार्क, जो भी डिवाइस है मैंगो का, इज बिंग यूज बाय माई कंपनी इन कनेक्शन विद द सेड गुड्स सिंस, कब से, यहाँ तक। कॉपीज ऑफ द इनवॉइस व बिल, कुछ भी रेलिवेंट बिल होगा, रिसिप्ट होगा, वो सब हम लोग अटैच करेंगे यहाँ पे, जिसको एग्जिबिट A के हिसाब से पकड़ लीजिए। सेकेंड, थर्ड पॉइंट इज दैट आई अंडरटेक टू प्रोवाइड एनी अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडॉप्शन एंड यूज ऑफ द मार्क बाय माई कंपनी इन इंडिया। और भी कुछ चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो द स्टेटमेंट मेड हियरिन आर ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाई मी एंड बिलीव बाई मी टू बी ट्रू। ऐसा लिखा जाता है क्योंकि वो जैसे डायरेक्टर हैं कंपनी के, सारे कुछ नहीं, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे उन्होंने ये एफिडेविट दिया है, इसलिए ये लास्ट वाला लाइन लिखा जाता है। तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं, एफिडेविट बहुत तरीके से बन सकते हैं, पर ये एक जनरल फॉर्मेट है जो कि सफिशिएंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। सॉन एट दिस, जो भी डे होगा, आप 22 ऑफ दिसंबर 2023 लिखा है मैंने, आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे, इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी डेट होगा उस दिन का डेट लिखिएगा। और नीचे जो होगा यहाँ पे डॉट है, वो वहाँ पे होगा सिग्नेचर, आप लोग सिग्नेचर लिख दीजिएगा विद इन ब्रैकेट, मिस्टर XYZ द CEO डायरेक्टर ऑफ द मैंगो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसके नीचे होगा डेपोनेंट, ऐसे कर। और उसके बाद होता है वेरिफिकेशन, उसको वेरीफाई किया जाता है, जो भी पॉइंट है, पैराज 1 to 4 ऑफ माई एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट टू माई नॉलेज एंड हैज़ बीन बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिकॉर्ड्स ऑफ माई बिजनेस। यहाँ भी सेम डॉट में सिग्नेचर, और उसके बाद ये डेट चेंज हो जाएगा, जब जो आपका एग्ज़ाम डेट होगा वही डेट लिखिएगा, और मिस्टर XYZ CEO डायरेक्टर ऑफ दी मैंगो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट था जो मैंने आपको दिखाया था। इसमें और भी एडिशन कर सकते हैं, पॉइंट्स ज़्यादा लगा सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 तक लगा सकते हैं इसमें, पर टाइम इज़ ऑल्सो ए फैक्टर इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा लगाना भी सही नहीं है, एक में ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर बाकी सब भी तो लिखना है आपको। तो होप क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A client approaches you with his idea of adopting and registering Make It Happen as his trademark for manufacturing and marketing of Indian ethnic wear. He states that he has a feeling of love, devotion and a sense of attachment to the one's country since his childhood, hence the adoption. What is your opinion regarding the registrability of the proposed mark? Suppose your opinion with relevant statutory provisions. इसमें जैसे आप देखेंगे तो हमें क्या है कि ये रजिस्ट्रेबल है कि नहीं। तो ये जो लोगो है वो आप सभी जानते हैं कि वो एक्चुअली आइडेंटिकल है टू द लोगो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से, जो कि प्राइम मिनिस्टर 2014 में लॉन्च हुआ था फॉर ए वाइडर सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव, ए गवर्नमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये है कि लोगो आइडेंटिकल है और ये एथनिक वेयर के लिए यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि लोगो आइडेंटिकल है तो इसमें रजिस्ट्रेशन का चांसेस ऑलमोस्ट नील है। क्यों? इट विल बी डायरेक्ट कंट्राडिक्शन विद सेक्शन 91A।
तो हमें ये पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। टू रजिस्टर द मार्क एज अ ट्रेडमार्क द मार्क मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पहला डिस्टिंक्टिव जो कि नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट का लोगो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, एंड नॉट डिस्क्रिप्टिव इन द रेस्पेक्ट ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विस। सो पहले पॉइंट में ही सेक्शन 9(1)(a) में ही इसको हिट करता है। तो आप यहाँ पे सेक्शन 9(1)(a) के बारे में लिख सकते हैं, आपको जितना याद है। सेकेंड, इट मस्ट नॉट बी indistinguishable or similar to a mark previously registered or any pending prior application for registration. It must not be prohibited by the Indian Trademark Act सेक्शन 13 के ऊपर थोड़ा सा लिख सकते हैं आप। लिस्ट ऑफ वेल नोन ट्रेडमार्क है जो कि अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, आप उसको भी देखना पड़ेगा कोई भी मार्क रजिस्टर से पहले। ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि कोई भी चीज़ अवेलेबल है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये था इसमें आप लिख सकते हैं सेक्शन 11 सेक्शन 9(1)(a) है, तो 9(1)(a) के ऊपर आप लिख सकते हैं। इसमें फैक्ट ये है कि अमीरा नाम का एक ऑलरेडी लेवल मार्क है 1986 में फॉर देयर गुड अंडर अमीरा डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री, और उनके और सारे एप्लीकेशंस हैं अमीरा से इन क्लास 30 एंड 29, और दे हैव सिक्योर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर द अमीरा इन क्लास 30 इन अदर जुरिस्डिक्शन। कॉपीराइट भी है इनका। अब ये कह रहे हैं कि जो ये मार्क है अमृथा वो इनके साथ सिमिलर है, आइडेंटिकल है, और इसीलिए ये अपोज किए हैं इनको। और इसमें जो फैक्ट्स है आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि वही चीज़ लिखना होता है। तो डायरेक्टली आते हैं कि हम काउंटर स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने एक सिंपल काउंटर स्टेटमेंट का इलाबोरेशन किया था। तो काउंटर स्टेटमेंट मेनली होता है कि कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर इन्होंने अपोजिशन फाइल किया है, उसी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन यू हैव टू गिव रिप्लाई इन द काउंटर स्टेटमेंट। तो अभी डायरेक्टली देखते हैं कि काउंटर स्टेटमेंट कहाँ पे फाइल होगा, कौन सा फॉर्म है, TMO। पैसे कितने लगेंगे 2700, ये आप शेड्यूल 1 में देख लीजिए। इसमें फिर हम अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और करके पढ़ सकते हैं। तो हम सिंपल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये IP बातें ही ये मत लिखिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है जस्ट टू अवॉइड कॉपी इसको कोई कर सकता है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्म TMO द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बिफोर द रजिस्टर ऑफ द ट्रेडमार्क। अगर दिल्ली जुरिस्डिक्शन के आप हैं इसलिए अंडरलाइन है दिल्ली, अगर मुंबई के हैं तो मुंबई, कलकत्ता के हैं तो कलकत्ता। आप देखिएगा कौन जुरिस्डिक्शन से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जुरिस्डिक्शन कौन सा होगा, तो वो कम से कम वो क्लियर रहेगा। तो इट विल एड पॉजिटिव टू योर आंसर सेट कि आपको एटलीस्ट पता है कि आप अगर एग्ज़ाम हेल्ड कलकत्ता में है एग्ज़ाम तो आप कलकत्ता ही लिखेंगे, ना कि दिल्ली लिख देंगे। तो काउंटर स्टेटमेंट इन द मैटर ऑफ द एप्लीकेशन नंबर जो दिया है वही लिखते हैं हम लोग। इन क्लास 30 फॉर अमृता डिवाइस बाय MS न्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड एट। जो एड्रेस नहीं है तो आप डॉट लग सकते हैं, अगर एड्रेस है तो एड्रेस लिख सकते हैं। एंड और उसके बाद किसमें है, इन द मैटर ऑफ एन अपोजिशन नंबर जो भी होगा बाय MS अमीरा फूड्स इंडिया लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिस। तो इतना ये हेडिंग से पता चल गया कि ये काउंटर स्टेटमेंट है बिटवीन दिस पार्टी एंड दिस पार्टी। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि वी MS अमीरा फूड्स इंडिया लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस द एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा हियर इन रेफर टू अल्टरनेटिवली एज द एप्लीकेंट भी बोल सकते हैं और कंपनी भी बोल सकते हैं, इसलिए ये चीज़ लिखा गया है। जनरली कंपनी के मैटर में लिखते हैं ये सब। हियर बाई गिव नोटिस दैट द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑन विच वी रिलाई फॉर द डिफेंस ऑफ आवर एप्लीकेशन। तो हमारा डिफेंस जो है वो फॉलोइंग ग्राउंड्स में लिखा गया है। तो पहला जो ग्राउंड्स है वो लिखते हैं दैट द एप्लीकेंट इज अ ओरिजिनल, हम ओरिजिनल है, एन ऑनेस्ट एडॉप्टर ऑफ द एप्लीकेंट ट्रेडमार्क अमृता डिवाइस। जो अमृता डिवाइस है उसके हम क्या है, ओरिजिनल एंड ऑनेस्ट एडॉप्टर है। The said mark is been extensively and continuously used by the applicant in respect of the salt, spices, instant mix, all type of flour and rice product mentioned in the application since 12th of April 1998 से हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सब हमारे प्रोडक्ट में अंडर क्लास 30। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा डिवाइस है वॉज एडॉप्टेड इन गुड फेथ एंड हैज़ बीन बोनाफाइडली यूजेज एज अ ट्रेडमार्क एंड इज केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम एनी अदर इंक्लूडिंग द ओपोनेंट ट्रेडमार्क। तो ये हमारा कह रहे हैं कि अलग है हमारा
द एप्लीकेंट मार्क अमृथा इज आर्टिस्टिकली रिटन, कैसा लिखा है, आर्टिस्टिकली लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट वर्ड में नहीं है कि कैपिटल बाय स्मॉल, इसको ए को देखिए कैसे लिखा गया है, एक कर्व है ए के एंड में, अमृथा उसके बाद लिखा गया है, ठीक है, इज रिटन वेयर ए इज इन कैपिटल एंड द रेस्ट लेटर आर इन स्मॉल लेटर। फर्दर द मार्क इज नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसे सीधे करके नहीं लिखा गया है, वो थोड़ा सा क्या है, स्लैंटेड लाइन में है, टिल्टेड 30 डिग्री एंगल बोल सकते हैं आप, लिख सकते हैं इसको। वेयर इज द मार्क ऑफ द ओपोनेंट इज अमीरा, वेयर इन द लेटर आर रिटन इन ऑल कैपिटल लेटर्स एंड इन ए कार्व लाइन, एक कार्व लाइन में है अमीरा। देखिए दोनों में डिफरेंस, मैं ये चीज़ आप लोगों को इसलिए कंपेरेटिव किया हूँ क्योंकि हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट एनी कंपेरिजन, आप कैसे कंपेयर करोगे। अब यहाँ पे लिखा हूँ मैंने, दोनों को देखें। When compare the mark of the applicant as a whole with that of the opponent mark, the mark of the applicant is not only dissimilar in phonetic. अगर phonetics में क्या pronunciation सेम है क्या, अमृथा अमीरा अलग है, विजुअल देखने में भी अलग है, इस स्लैंटेड है, एक 30 डिग्री एंगल पे है, एक क्या है कर्व है, तो ये भी विजुअली भी ये लोग अलग अलग है, बट स्ट्रक्चरली जैसे देखा जाए तब भी अलग है, ऑल्सो डिफरेंट। व्हेन द मार्क आर ऑल टुगेदर डिसिमिलर, जब तीनों विजुअली फोनेटिक और स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, अगर सबको देखा जाए, द क्वेश्चन ऑफ कन्फ्यूजन डिसिप्शन एंड फैसिलिटेट पासिंग ऑफ गुड्स डू नॉट अराइज, क्योंकि पासिंग ऑफ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सेक्शन 991A और 91B के बारे में आप सेक्शंस के जो भी आपको याद है, आप सेक्शंस यहाँ पे कोट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आप लिख सकते हैं, हैंस वी डिनाइड द ओपोनेंट contention that the applicant is not the proprietor as he, इसीलिए हम लोग डिनाई कर रहे हैं क्या, ओपोनेंट का कंटेंशन, ओपोनेंट का एलिगेशन क्या था कि एप्लीकेंट इज नॉट द प्रोप्राइटर एंड ही डिसऑनेस्टली अडॉप्टेड फ्रॉम द ओपोनेंट मार्क टू कॉज कन्फ्यूजन डिसिप्शन एंड फैसिलिटेट पासिंग ऑफ गुड्स, मतलब इनके नाम पे ये बेच रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यहाँ पे केस लॉ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो जो भी याद है आपको रिगार्डिंग सेक्शन 91A और B के बारे में कुछ भी केस लॉ आपको याद है तो लिख सकते हैं यहाँ पे। द एप्लीकेंट डिनाइज द कंटेंट्स दैट ऑफ द नोटिस ऑफ अपोजिशन दैट द एप्लीकेंट मार्क इज ए ब्लैंटेंटली copied and inspired by the repute and goodwill of the opponent and the applicant is not entitled to the benefit of section 12। सेक्शन 12 के बारे में लिखा गया है, हम लोग डिनाई कर रहे हैं वो चीज़ को, हम क्या सबमिट कर रहे हैं, दैट वी आर द ओरिजिनल एडॉप्टर एंड यूजर ऑफ द मार्क अमृथा डिवाइस सिंस द ईयर 12th of April 1998। The applicant categorically state that section 12 is not applicable in the subject opposition since applicant mark is absolutely different and dissimilar from that of the opponent mark। ये हम लोग बोल रहे हैं कि ये डिफरेंट है, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बिसाइड द एप्लीकेंट इज द प्रायर ऑनेस्ट एंड बोनाफाइड एडॉप्टर एंड यूजर ऑफ इट्स मार्क। ऑफ इट्स मार्क मतलब अमृथा जो है जैसे लिखा गया है, इसका हम प्रायर ऑनेस्ट और बोनाफाइड एडॉप्टर हैं। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है कि सबमिट करते हैं हम क्या, कंपेयरिंग द एप्लीकेंट मार्क एंड द ओपोनेंट मार्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, एक ऐसा इंसान जिनको इंटेलिजेंस लेवल एवरेज है, एंड imperfect recollection establishes that the applicant mark is visually, phonetically and structurally and conceptually different from that of the opponent mark and hence there does not exist a likelihood of confusion। जब सब कुछ डिसिमिलर है तो कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं इसमें, इसलिए सेक्शन 11(1)A और B यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको अगर सेक्शन 11 के बारे में पता है, अगर आपने याद कर रखा है तो यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं इनको, आपके पास टाइम है तो। उसके बाद लिख सकते हैं, therefore we categorically denied the allegation of the opponent that there is likelihood of confusion and deception in the mind of the public and the member of the trade as impugned mark would lead them to relate and associate the source and origin with that of the opponent। ऐसी कोई बात नहीं कि ये मार्क से किसी को भी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ये लगे कि ये मार्क सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये क्योंकि डिफरेंट है तो पब्लिक भी समझेगी कि ये डिफरेंट चीज़ है और डिफरेंट सोर्स ऑफ ओरिजिन है। अभी 5 में देखिए, वी डिनाई द एलिगेशन, यहाँ पे एलिगेशन क्या क्या है क्वेश्चन में उसको आप मार्क कर लीजिएगा कि एलिगेशन क्या लगा रहा है इन नोटिस ऑफ अपोजिशन। एप्लीकेंट मार्क इज ऑल एसेंशियली रेस्पेक्ट इज आइडेंटिकल विथ और डिसेप्टिवली सिमिलर टू द ओपोनेंट मार्क, ये एलिगेशन है और हम क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है, ये आइडेंटिकल है और डिसेप्टिवली सिमिलर है। हम फिर से बोल रहे हैं, वी रिटीरेट
that there is no similarity or identity between the applicant mark and that of the opponent mark. Applicant trademark is artistically written wherein A is in capital letter and the rest letter are in small letters. A कैपिटल में है अमृता का, बाकी सब स्मॉल लेटर में है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 8 लेटर्स. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8 है. मेकिंग इट फार अपार्ट फ्रॉम द ओपोनेंट 5 लेटर मार्क. ओपोनेंट का कितना है? 5 लेटर मार्क है. तो नंबर ऑफ लेटर्स अगर देखते हैं स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट है, तो ये भी एक पॉइंट है टू बी कंसिडर्ड. इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे दैट एप्लीकेंट मार्क इज विजुअली, फोनेटिकली, स्ट्रक्चरली एंड कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओपोनेंट मार्क. और इसीलिए ये इतना डिफरेंस है ओपोनेंट मार्क से. अभी 6 पे आइए. पॉइंट नंबर 6 फिर वही लिख रहे हैं हम लोग. फोनेटिकली, विजुअली और स्ट्रक्चरली डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर मार्क इंक्लूडिंग, दूसरे मार्क से भी ये डिफरेंट है, ओपोनेंट के मार्क से भी डिफरेंट है, और ऑल द डिस्टिंक्टिवनेस है टू बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क. यहाँ पे 18 का सेक्शन 18 के ऊपर आपको जो भी याद है 18(1) के ऊपर आप लिख सकते हैं कि इस कारण से डिस्टिंक्टिवनेस है, इसीलिए इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए ट्रेडमार्क. ठीक है. और हम बोलेंगे द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9, 11 एंड 18 इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस एज ऑलरेडी सबमिटेड इन डिटेल्स इन द अबव पैराग्राफ्स. ऊपर में हम बता चुके हैं कि कैसे कैसे है, स्ट्रक्चरली कैसा है, विजुअली देखा जाए, फोनेटिकली अगर प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो अलग है, इसीलिए ये एप्लीकेबल नहीं है. उसके बाद जो भी हम काउंटर स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें प्रेयर क्लॉज एक होता है, तो प्रेयर क्लॉज भी इंपॉर्टेंट होता है. तो ऐसे लिखते हैं जनरली. फॉर्मेट अलग भी हो सकता है, आप लोग अलग फॉर्मेट भी यूज़ सकते हैं, किंतु जो कंटेंट है, जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा. कि जो अपोजिशन नंबर है हमारा, जो भी हो, यहाँ पे अपोजिशन नंबर मैंने ऐसे लिख दिया ये, तो अपोजिशन नंबर जो भी हो वो हम क्या करेंगे, XYZ बाय XX जैसा भी दिया होगा, बी रिजेक्टेड. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं कि रिजेक्ट कीजिए बाय डिसमिस विथ कॉस्ट एंड कंपेंसरी कॉस्ट. ठीक है. सेकंड में पॉइंट में लिखते हैं और एप्लीकेशन नंबर, जो भी एप्लीकेशन नंबर है इन क्लास 30 अमृता का, बी प्रोसीडेड विथ टू रजिस्ट्रेशन. जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे उसको ले जाया जाए टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन. और थर्ड में जनरली लिखते हैं एनी अदर ऑर्डर और एनी अदर डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल रजिस्ट्रार. जो भी हो हम कंप्लाई करेंगे. और भी कुछ चाहिए तो ये हम ऐसे सबमिट कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट नहीं भी देंगे तभी चलेगा आपका. तो ये हो गया एक सैम्पल फॉर्मेट. इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए पहले, उसके बाद ही मतलब इसको आंसर के लिए अप्लाई कीजिएगा. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे फर्स्ट टाइम पढ़ने के साथ वो अंडरलाइन करते जाइएगा. फिर उसके बाद एक फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद उसको लिखना पड़ेगा. अभी आते हैं लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली है रेक्टिफिकेशन पिटीशन ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया है. इसमें है क्या, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि एक मेडिमाइन इंडस्ट्रीज़ था, उनका ब्रांड नेम है मेडिमाइन, और उन्होंने क्या किया था कि मास्क जो होता है, फेस मास्क N95 वो बेच रहे थे. उसके बाद एक एडवेट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है जो कि कह रहे हैं कि हम प्रोप्राइटर हैं किसका, N95 जो लिखा गया है उनका प्रोप्राइटर, मैंने रजिस्टर्ड वो है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन उनके नाम पे है फॉर सर्जिकल मेडिकल, ये सब इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, ये सब गुड्स के ऊपर. द मेडिमाइन इज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड देयर प्रोडक्ट एंड सोल्ड ऑन सच ऑन बीन कॉन्टेक्टेड. दे सेल अलाउ यूजिंग द टर्म N95 विद द एंटिटीज हु शेयर देयर प्रॉफिट. तो अभी जो एडवेट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है वो कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट शेयर करेंगे तभी हम अलाउ करेंगे आपको ये यूज़ करने के लिए, बट लाइसेंस लीजिए आप हमसे, उसके बाद 50,000 पर मंथ देना पड़ेगा. तो ये है कंडीशन. तो इसमें जो मेडिमाइन इंडस्ट्री है वो आपको अप्रोच कर रही है कि ऐसे में आप क्या एडवाइस करते हैं क्लाइंट को रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट फॉरम क्या है टू फाइल ए पिटीशन. और इसमें वही है कि इसमें रेक्टिफिकेशन पिटीशन लगेगा कि ये जो मार्क है उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड लिस्ट से उसको हटाया जाए या उसको ऐसे मॉडिफाई किया जाए ताकि ये अपना राइट्स अपने पास ही रखें और अपने राइट्स जो भी उनको मिला है वो दूसरे के राइट्स के ऊपर हमला ना करे या अपोज ना करे या कुछ ऐसे लाइसेंस के लिए किसी को कंपेल ना करे. तो ये है. तो इसमें आप देखिए कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, जब पढ़ेंगे तभी अंडरलाइन कर लीजिए इसमें. और इसमें रेक्टिफिकेशन पिटीशन के बारे में सेक्शन 57 के बारे में आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ. इसमें एक चीज़ है एग्रीव्ड पर्सन. रेक्टिफिकेशन पिटीशन का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्रीव्ड है कि नहीं. तो एग्रीव्ड अलग अलग
केस लॉ में डिफाइन किया गया है कि कौन एग्रीव्ड है। यहाँ पे ये एग्रीव्ड है क्योंकि इनको पैसा मांगा जा रहा है, इनका मतलब जो भी सेल कर रहे थे वहाँ से उनको हटाया गया है। तो देखिए इस फॉर्म जो रेलेवेंट फॉर्म है TMO है इसमें, तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। ये एक सिंपल फॉर्मेट है आपको समझाने के लिए। ऐसे लिखा गया है, एप्लीकेशन फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर और द रिमूवल ऑफ द ट्रेडमार्क फ्रॉम द रजिस्टर, सेक्शन 47 और 57 एंड रूल 92। तो पहले हम किसके किसके बीच में ये है चीज़ देना पड़ता है। इन द मैटर ऑफ ट्रेडमार्क नंबर जो भी हो इन क्लास 10 ऑन प्रपोज टू बी यूज एटवेड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड एंड प्रोप्राइटर ऑफ N95 एंड मेडिमाइन इंडस्ट्री हैविंग एड्रेस, जो भी हो ये सब हम लिख दिए। तो ये पहला जो पॉइंट है उसमें पता चल जाएगा कि ये किनके किनके बीच है। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें हम लिखे हैं द पिटिशनर इज एग्रीव्ड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क नंबर इतना क्लास इतना हियर एंड आफ्टर इंपाउंड मार्क एंड इन एग्जिस्टेंस ऑन द रजिस्टर। जो सेकेंड पॉइंट है उसमें लिखा जाएगा द पिटिशनर इज द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ मेडिमाइन। मेडिमाइन जो है वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है और ये कितने दिन से यूज़ कर रहे हैं इसको, इसलिए डॉट 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 छोड़ा है मैंने, वो आप लिख सकते हैं किसी से। एंड द मार्क हैज़ नॉट बीन अपोज्ड और फ्रीली यूज इन एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया। और जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए, द एप्लीकेंट फॉर रेक्टिफिकेशन इज द एग्रीव्ड पर्सन एज द एप्लीकेंट डील्स इन द सेम नेचर ऑफ गुड्स फॉर विच द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर impound device trademark TM number IMAN for 95 remaining on the register, and the existence of the impound trademark would seriously limit the legal rights of the applicant or any other person। तो ये क्या करेगा, ये अगर रजिस्टर में रहेगा लिमिट करेगा लीगल राइट्स ऑफ द एप्लीकेंट और एनी अदर पर्सन, क्योंकि जो भी N95 जो भी स्टैंडर्ड के मार्क्स निकालेंगे उनको ये कहेंगे कि हमें पैसा दीजिए। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से भी है वो भी आसानी से समझ जाए, इसीलिए। और फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, द इम्पाउंड ट्रेडमार्क। इम्पाउंड ट्रेडमार्क माने N95 वाले के बारे में हम बोल रहे हैं। इफ़ कंटिन्यू टू रिमेन ऑन द रजिस्टर दैट वुड कॉज डिबेसमेंट एंड और डायल्यूशन ऑफ द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एंड इज वायलेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11(2). 11(2) का ये, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिवनेस है चीज़, N95 जो रजिस्टर्ड हो चुका है इसलिए इसको हटाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्लॉज 4 में इसको लिखे हैं और 11(2) के ऊपर आप लिख सकते हैं यहाँ पे और इलेबोरेट करके। और जो फिफ्थ पॉइंट है ये है प्रपोज टू बी यूज़ बेसिस पे है, तो ये कब से यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में है कि नहीं, वो भी आप लिख सकते हैं एज ए डिफेंस। और भी कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वहाँ से पढ़ के, जैसे 7, 8, 9 और 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं इस रेक्टिफिकेशन पिटीशन में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं। मैंने नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट स्पून फीडिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया ताकि आप प्रैक्टिस करें और इसको बेहतर बनाएं। फॉर द रीज़न स्टेटेड अबव द पिटिशनर प्रेज देता। तो अभी आ गए हम प्रेयर क्लॉज के ऊपर। तो प्रेयर क्लॉज देखिए आप कैसे लिखा गया है। द एंट्री इन द रजिस्टर रिलेटिंग टू द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन द नेम ऑफ N95 बी कैंसल्ड, रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क। पहला ही है कि इसको रिमूव किया जाए। सेकेंड है द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग बी अवार्डेड इन द पिटिशनर। जो भी कॉस्ट अगर अवार्ड करना है रजिस्टरर को तो पिटिशनर के फेवर में कीजिए, हम ये कह रहे हैं। और थर्ड जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं एनी अदर और फर्दर रिलीफ बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर टू मीट द नीड्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस के लिए और भी कोई अगर ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दीजिए, हमें जस्टिस दीजिए। और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पिटिशन में, क्योंकि रेक्टिफिकेशन पिटिशन में क्या होता है कि ये जब फाइल होते हैं तो बहुत सारे साइमल्टेनियसली हाई कोर्ट में केस चलते रहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट अभी एपिलेट बोर्ड तो है नहीं, तो हाई कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है ट्रेडमार्क रिलेटेड मैटर को देखने के लिए। तो इसलिए एक डिक्लेरेशन भी चाहिए कि नो एक्शन कंसर्निंग द एबव मेंशन ट्रेडमार्क इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट, ये आपको देना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी जैसा भी फॉर्मेट हो आपका ये देना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे योर सिंसियरली ट्रेडमार्क एजेंट, जो भी ABC है आपका नाम है, किसके लिए, फॉर जिसके लिए आप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर मेडिमाइन, मेडिमाइन के लिए कर रहे हैं तो मेडिमाइन के लिए आप ये लिखेंगे चीज़। इसमें बहुत सारे चीज़ पॉइंट्स है और मैंने छोड़ रखा है, आप जैसे ही पढ़ेंगे वो, क्योंकि एक पेज का क्वेश्चन है तो उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे रह गया। मैं ट्राई करूँगा कि इस जो भी मैंने एक बनाया है इसका एक लिंक कहीं पे दे पाऊँ, तो जो भी आपको क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर विदाउट वीडियो ये पेज पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। आई होप आप लोगों को कुछ तो हेल्प होगा इस
डिस्कशन से। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपका क्वेश्चंस का रिप्लाई दे पाऊँ। और आप लोग पढ़िए, बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, तो बेयर एक्ट लीजिए, और जो भी मटेरियल अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट तो वो सब पढ़ लीजिए। एक तो है आपका FAQ रिगार्डिंग, आप FAQ ऑन ट्रेडमार्क IP इंडिया मारेंगे गूगल पे तो जैसे ही आप लिखेंगे आपको FAQ एक आ जाएगा, वो एक पढ़ लीजिएगा आप। बाकी तो पढ़ने का बहुत सारा मटेरियल है, ऑनलाइन भी है। आप देखिए, कुछ भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।